वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो आज की वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, निम्न लेखकों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ लेखक हैं, उनको आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो विकल्प डी है, अर्थात सबसे पहले आएंगे बाबू हरिश्चंद्र, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर रामचंद्र शुक्ल और फिर रामविलास शर्मा। ठीक है। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इनके द्वारा भारतेंदु युग का नामकरण पड़ा है, आपको तो ये पता ही होगा। फिर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इनके नामकरण पे ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। फिर जो रामचंद्र शुक्ल थे, इनका नाम आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। फिर जो रामविलास शर्मा है, इनको मार्क्सवादी आलोचक के तौर पर जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को और जो निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए करते हैं। तो जो सरस्वती पत्रिका है, इसे संपादित किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1903 में। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसकी डेट पूछी जाती है, कब इसे प्रकाशित किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1903 में इन्होंने ये कार्यभार संभाला था सरस्वती पत्रिका का। ठीक है। फिर हरिश्चंद्र मैगजीन आती है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की होगी। फिर ब्राह्मण, ये प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका होगी। फिर हिंदी प्रदीप है, यह होगी बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार कोड ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही विकल्प होगा। तो ये होगा विकल्प 2, विकल्प बी। तो जो बाबू हरिश्चंद्र है, ये सबसे पहले आएंगे। फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फिर राधा कृष्ण दास और सबसे अंत में आएंगे नवनीत चतुर्वेदी। ठीक है ना। ये जितने भी रचनाकार हैं या लेखक हैं, ये सभी भारतेंदु युग में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि और उनके जीवन काल को सम्मिलित करना है। तो जो बाबू हरिश्चंद्र दास थे, इनका समय माना जाता है 1850 से लेकर 1885, अर्थात 1850 को इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु। फिर है प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म काल है 1856 से 1894 तक। फिर है अंबिका दत्त व्यास, इनका जन्म है 1858 में और मृत्यु 1900 ईस्वी में। फिर है राधा कृष्ण दास, तो इनका जन्म होगा 1865 में और मृत्यु 1907 में। इस प्रकार से यहाँ पर ये मिलान सही हो जाता है। यहाँ पर कोड 1 सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी रचना और लेखक को सम्मिलित करना है। तो चलिए करते हैं। तो जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। किसने माना है, उसका नाम आपको बताना है। यहाँ पर किसके द्वारा परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, अंग्रेजी ढंग का। ठीक है ना, उनका नाम बताना है। तो जो परीक्षा गुरु है, इसके रचनाकार थे लाला श्रीनिवास दास। फिर है निस्सहाय हिंदू, इसके रचनाकार होंगे राधा कृष्ण दास। फिर है नूतन ब्रह्मचारी, तो इसके रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट। फिर है हमीरहट, तो इसके रचनाकार होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोड 2, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है ना। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सभी लिंक उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इन उपन्यासकारों को आरोही कालक्रमों में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प सी। सबसे पहले आएंगे श्रीनिवास दास, फिर आएंगे देवकीनंदन खत्री, फिर आएंगे प्रेमचंद और सबसे अंत में आएंगे जयशंकर प्रसाद। तो जो यहाँ पर देवकीनंदन खत्री थे, इनके द्वारा तिलिस्मी और अय्यारी के उपन्यास लिखे गए हैं। इनके उपन्यासों से प्रभावित होकर बहुत से अन्य भाषाओं के लेखक, बहुत से अन्य भाषाओं के पाठक हिंदी को सीखने के लिए विवश हो गए थे, क्योंकि इनके उपन्यासों में इस प्रकार का चमत्कार था कि बहुत से पाठक बहुत प्रभावित हो जाते थे। अगला क्वेश्चन है 112, इसमें पूछा गया है स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है। स्थापना है, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था, उसे भारतेंदु ने दूर किया और साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त किया। ठीक है। तर्क है, भारतेंदु जी ने कविता की
भारतेंदु जी ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त किया और नवीन विषयों का समावेश किया। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो यहाँ पर ये स्थापना थी ये तो पूर्णतः सही थी, पर जो ये तर्क था इसका ये आंशिक सही होगा। आंशिक इस प्रकार से क्योंकि जो भारतेंदु जी थे उनके द्वारा जो कविताओं का वर्णन किया जा रहा था अपने समय में, वो पूर्णतः रीतिकालीन से मुक्त नहीं थे। कहीं ना कहीं उनमें जो रीतिकाल की परंपरा कुछ पाई जाती थी, इसलिए पूर्णतः नहीं मान सकते हैं, कुछ हद तक ये रीतिकाल से मुक्त थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर जो विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह भी तर्क और स्थापना वाला है, तो चलिए देखते हैं। स्थापना है आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान खींचने वाली कविताएं लिखी गई। इसका तर्क है भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को पूर्णतः बदलने में सफलता पाई और कविता को रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त कर दिया। तो देखिए ये पिछले वाले प्रश्न के समान ही है। तो यहाँ पर जो स्थापना थी ये तो पूर्णतः ठीक हो जाती। स्थापना किस प्रकार से आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ था, बिल्कुल सही है। विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण और जनता को ध्यान खींचने वाली कविताएं इस समय लिखी गई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। जो इसका तर्क था भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को पूर्णतः बदलने में सफलता पाई, तो ये पूर्णतः बदलने में सफलता नहीं पाई थी दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। बाकी आगे था कविता को रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त किया था, तो ये दोस्तों ये हमने पिछले प्रश्न में ही डिस्कस किया था। तो ये पूर्णतः ही रीतिकालीन परिवेश से मुक्त नहीं करवाया था, ये जो द्विवेदी युग में जाकर पूर्णतः मुक्त मानी जा सकती है। भारतेंदु युग में ये पूर्णतः मुक्त नहीं हुई थी रीतिकालीन परिवेश से। ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प होना था तो वो डी होना था, अर्थात स्थापना सही थी, तर्क गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 114। तो इसमें पूछा गया है इन नाटकों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नाटक दिए गए हैं, तो जितने भी ये हैं यहाँ पर ये नाटक हैं, जैसे चंद्रावली नाटिका, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, लहरों के राजहंस, ये सभी नाटक हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प भी बी हो जाएगा, अर्थात सबसे पहले चंद्रावली नाटिका आएगी, फिर चंद्रगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी और सबसे अंत में लहरों के राजहंस। इनके में नाटककार का नाम भी आपको बता देता हूँ। जो चंद्रावली नाटिका है तो ये हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, चंद्रगुप्त नाटक हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का, ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, और लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश का नाटक है। इनको भी आप याद रखिएगा, इनके नाम भी पूछे जाते हैं। आगे है एक तरफ आपकी रचना दी गई और दूसरी तरफ लेखक का नाम, तो इनका मिलान करना है हमें। तो चलिए मिलान करते हैं। जो लोकोक्ति शतक है यह हो जाएगी रचना आपकी प्रताप नारायण मिश्र की, ठीक है। फिर नीति विनोद यह हो जाएगी गोविंद गिल्ला भाई की रचना। फिर कुब्जा पच्चीसी तो यह नवनीत चतुर्वेदी की रचना मानी जाती है। फिर प्रेम माधुरी तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो कोड है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ए का 3 सही होगा, बी का 1 ये भी सही है, सी का 2 ये भी सही होगा, और डी का 4 ये भी सही होगा। फिर से बता देता हूँ, लोकोक्ति शतक होगी प्रताप नारायण मिश्र की रचना, नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई की रचना, कुब्जा पच्चीसी नवनीत चतुर्वेदी की रचना, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हो जाएगी। 116 इसमें पूछा गया है कुछ रचनाएं हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा भारत दुर्दशा, फिर चंद्रगुप्त, फिर सिंदूर की होली, और सबसे अंत में आधे अधूरे। तो जो भारत दुर्दशा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक हो जाएगा, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक हो जाएगा, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक हो जाएगा, और आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक हो जाएगा। तो इनके नाटककार का नाम भी आपको याद रखना है और कालक्रम का नाम भी आपको याद रखना है। अगला है आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए करते हैं सुमेलित। ये जो साहित्य लोचन है ये हो जाएगा श्याम सुंदर दास का आलोचना ग्रंथ, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। आगे है प्रेमचंद, तो ये रामविलास शर्मा का आलोचना ग्रंथ हो जाएगा। कवि निराला ये नंद दुलारे वाजपेयी का नाटक हो जाएगा। दूसरी परंपरा की खोज ये नामवर सिंह का आलोचना ग्रंथ हो जाएगा।
तो इस प्रकार जो यहाँ पर कोड सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से एक बार बता दूंगा आपको, साहित्यालोचन ये हो जाएगा श्याम सुंदर दास का आलोचना ग्रंथ, ठीक है। प्रेमचंद ये हो जाएगा रामविलास शर्मा का आलोचना ग्रंथ। कवि निराला तो ये हो जाएगा आपका नंद दुलारे वाजपेयी का ग्रंथ। और जो दूसरी परंपरा की खोज है ये डॉक्टर नामवर सिंह का आलोचना ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कौन सी कहानी है। आपको ये भी याद रखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनके द्वारा कहानी भी लिखी गई है और कविता भी लिखी गई है। इसी के साथ आलोचना ग्रंथ भी लिखे गए हैं और इतिहास ग्रंथ भी लिखा गया है। इतिहास ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था, ठीक है। और जो इनकी कहानी का नाम है तो ये हो जाएगा 11 वर्ष का समय। अगला क्वेश्चन है कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का है। तो यहाँ पर कुछ पात्र दिए गए हैं, इनमें से हमें ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र के बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा मंदाकिनी। तो जो मंदाकिनी थी ये ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्रा थी, ठीक है। और ये किसका नाटक है, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ था। तो जो कार्नेलिया थी इसका विवाह हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। और ये दोनों पात्र चंद्रगुप्त नाटक के हैं। और ये नाटक किसका है, चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कुछ लेखक हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, फिर आएंगे राधा कृष्ण दास और सबसे अंत में आएंगे नवनीत चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक तरफ रचना दी गई है और दूसरी तरफ रचनाकार का नाम। तो चलिए इनका मिलान कर लेते हैं। तो जो रचना है प्रेम सरोवर, इसके रचनाकार हो जाएंगे भारतेंदु। फिर है लालित्य लहरी, इसके रचनाकार हो जाएंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। फिर है श्यामा सरोजनी, इसके रचनाकार हो जाएंगे जगमोहन सिंह। और सबसे अंत में है भारत बारहमासा, इसके रचनाकार हो जाएंगे राधा कृष्ण दास। फिर से बता देता हूँ, प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, लालित्य लहरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है, श्यामा सरोजनी जगमोहन की रचना है, और जो भारत बारहमासा है ये राधा कृष्ण दास की रचना है। इस प्रकार जो यहाँ पर कोड सही सी हो जाएगा, सही यहाँ पर कोड। अगला क्वेश्चन भी है मिलान करने वाला। एक तरफ काव्य पंक्ति है, दूसरी तरफ है इसके रचनाकार। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पंक्ति है अब यूं और आवत है सजनी, मिल जाऊं गले लगी के छतियाँ। तो जो ये पंक्ति किसकी है, तो ये हो जाएगी ठाकुर जगमोहन सिंह की। फिर है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो ये पंक्ति हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। फिर है जो विषया संतन तजी ताही मुड़ लपटात, तो ये पंक्ति हो जाएगी राधा कृष्ण दास की। फिर है यह ब्यारी तबे बदले की कछू जब पीहा पूछे पीप कहाँ, तो ये पंक्ति हो जाएगी प्रताप नारायण मिश्र की, ठीक है ना। एक बार फिर से बता दूंगा आपको। तो जो ये पंक्ति है अब यूं उर आवत है सजनी, तो ये पंक्ति हो जाएगी आपकी यहाँ पर जगमोहन सिंह की। दूसरी है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवल बहु छाए, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति होगी। अगली पंक्ति है जो विषया संतन तजी ताही मुड़ लपटात, तो ये राधा कृष्ण दास की पंक्ति है। अंतिम पंक्ति है यह बियारी तबे बदलेगी कछू जब पपीहा पूछे पीप कहाँ, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो सही कोड हो जाना था तो ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यह भी तर्क और स्थापना वाला है। चलिए स्थापना देख लेते हैं। स्थापना है भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति पर नक्शिक वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है, साथ में ही कृष्ण को नायक तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया है। और इसका तर्क है भारतेंदु की काव्य कृतियों में प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति के साथ साथ वैसंधि का निरूपण भी किया गया है। उक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा विकल्प भी सही हो जाएगा, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। किस प्रकार से हैं मैं बता देता हूँ।
देखिए, भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति, पूछा गया है मर्यादित, एक सीमा में मर्यादित अभिव्यक्ति की है, बिल्कुल सही है। रीतिकालीन पद्धति पर नक्शिक वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण भी इन कवियों के द्वारा किया गया है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये किया गया था। आगे है, कृष्ण को नायक और राधा को नायिका माना था इन्होंने, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किस युग के कवियों ने कृष्ण को नायक और राधा को नायिका माना था, तो ये हो जाएंगे भारतेंदु युग के कवि। ठीक है, कृष्ण को नायक और राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी इनके द्वारा किया गया है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप इन प्रश्नों को दोस्तों ढंग से पढ़िएगा, देखिएगा कितने प्रश्न यहाँ से निकलते हैं। आगे है, भारतेंदु जी की काव्य कृतियाँ हैं प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी। ठीक है ना, ये 4 इनकी रचना है, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी, और इनमें श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है भारतेंदु जी के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और आर यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है यह भी है स्थापना और तर्क वाला, तो चलिए देखते हैं। रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन को यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई। ठीक है, आगे है तर्क। भारतेंदु युग में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया गया। भारत दुर्दशा का चित्रण इस काल के कवियों ने नहीं किया, तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा, तो कथन ए अर्थात स्थापना तो बिल्कुल सही हो जाएगी, जो कहा गया है बिल्कुल सही है। इसका जो तर्क था यहाँ तक, तो इसका तर्क बिल्कुल सही था। इस प्रकार से भारतेंदु युग ने नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ। क्या था, भारतेंदु युग में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ था, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया गया, तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही था। आगे जो है, भारत दुर्दशा का चित्रण इस काल के कवियों ने नहीं किया, तो दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात ए सही है, आर आंशिक सही है। यहाँ तक तो सही है, पर यहाँ से आगे गलत हो जाएगा ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, भारत दुर्दशा का चित्रण इन्होंने इन विषयों के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया है, भारत दुर्दशा का चित्रण भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से है स्थापना और तर्क वाला, तो चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को गद्य की प्रमुखता के कारण गद्य काल नाम दिया और इसका समय सीमा इन्होंने निर्धारित किया था 1843 ईस्वी से लेकर 1903 तक। ठीक है, आगे है, आचार्य शुक्ल का ये नामकरण पूर्णतः उचित है तथा इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है। इस काल में पद्य की रचना उस परिमाण में नहीं हुई जिसमें होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो विकल्प भी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात स्थापना तो पूर्णतः सही हो जाएगी, पर जो तर्क है यह आंशिक गलत हो जाएगा। कैसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह नामकरण पूर्णतः उचित है, तो ठीक है जी, पूर्णतः उचित है। इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है, यह इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति की ओर परिलक्षित पूर्णतः नहीं करता, थोड़ा थोड़ा सा ये राज रह जाता है, क्योंकि ये सिर्फ गद्य काल ही नहीं था, इसके अलावा भी इस समय अन्य विधाओं पर रचना होती थी। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा, पूर्णतः नहीं आंशिक गलत हो जाएगा। ठीक है, विकल्प भी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है स्थापना और तर्क वाला, पूछा गया है। वार्ता ग्रंथों के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ हैं, जो वल्लभ भाई जी के पौत्र थे। इन वार्ता ग्रंथों का विस्तार उनके अनुयायियों ने किया। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का और 252 वैष्णवन की वार्ता में गोसाई विठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त मिलता है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो वार्ता ग्रंथों के रचयिता कौन थे, तो ये थे गोसाई गोकुलनाथ। ठीक है, और ये वल्लभाचार्य जी के क्या थे, पौत्र थे ये। आगे है, 84 वैष्णवन की वार्ता में किन के शिष्यों का जिक्र किया गया है, तो ये किया गया था वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जिक्र। आगे है, 252 वैष्णवन की वार्ता में किन के शिष्यों का जिक्र किया गया था, तो ये था गोसाई विठलनाथ के शिष्यों का जिक्र। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको पहले व्याख्या दे देता हूँ, फिर आपको स्थापना और तर्क के बारे में बताऊँगा। तो देखिएगा, तो जो वल्लभाचार्य थे
तो ये तो थे गोकुलनाथ जी के दादा, और जो गोसाई विट्ठलनाथ थे ये बल्लभाचार्य जी के पिता थे। ये याद रखना है आपने, ठीक है। आगे है, फिर से पढ़ लेते हैं स्थापना को। वार्ता ग्रंथों के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ हैं, जो बल्लभाचार्य जी के पौत्र थे। इन वार्ता ग्रंथों का विस्तार उनके अनुयायियों ने किया। 84 वैष्णवन की वार्ता में बल्लभाचार्य के शिष्यों का और 252 वैष्णवन की वार्ता में गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त मिलता है। तो ये तो हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे है तर्क। वल्लभ संप्रदाय का वार्ता साहित्य गोसाई विट्ठलनाथ और गोसाई गोकुलनाथ के वचनामृत पर आधारित है, जिसे लिपिबद्ध करने का श्रेय श्री कृष्ण भट्ट, कल्याण भट्ट, हरिराय ने किया। हरिराय की गणना ब्रजभाषा गद्यकारों में सबसे ऊपर की जाती है। तो यहाँ पर हमने चयन करना है कि कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा गलत। तो यहाँ पर सही हो जाएंगे दोनों ही कथन। तो जो ये स्थापना और तर्क है, ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है, निम्न ग्रंथों को उनके आरोही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प सी, विकल्प डी, सी नहीं डी। सबसे पहले आएगा अष्टयाम, फिर 84 वैष्णवन की वार्ता, फिर वैशाख महात्म्य, और सबसे अंत में आएगा बेताल 25। ठीक है ना, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। आगे है मिलान वाला प्रश्न। तो एक तरफ रचना दी गई है और दूसरी तरफ रचनाकार का नाम। तो चलिए मिलान करते हैं। तो जो रानी केतकी की कहानी है ये हो जाएगी इंशा अल्लाह खां की रचना। प्रेम सागर, तो ये हो जाएगा लल्लू लाल की रचना। फिर है सुख सागर, तो ये हो जाएगी सदा सुखलाल की रचना। फिर नासिकेतोपाख्यान है, तो ये हो जाएगी आपकी सदल मिश्र की रचना। इस प्रकार जो कोड 3 है बिल्कुल सही हो जाता है। फिर से बता देता हूँ आपको। रानी केतकी की कहानी हो जाएगी इंशा अल्लाह खां की रचना। प्रेम सागर, तो ये हो जाएगा लल्लू लाल की रचना। फिर है सुख सागर, तो ये हो जाएगा सदा सुखलाल की रचना। और सबसे अंत में है नासिकेतोपाख्यान, तो ये हो जाएगी सदल मिश्र की रचना। याद रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से अवश्य 1-2 प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। धन्यवाद।